हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 10 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग टिग्रे रीजन। टिग्रे रीजन रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन एरिथ्रिया, इथोपिया, इजिप्ट, सोमालिया। सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स हैं। कंपलसरी लाइसेंसिंग इज व्हेन अ गवर्नमेंट अलाउ समवन एल्स to produce a patented product or process without the consent of the patent owner. Second statement, it is included in WTO's trade related aspects of intellectual property rights agreement. और यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया grants compulsory licenses frequently for the production of generic drugs. Which of the above statements is or are correct? 1312 23 123। तो इन क्वेश्चंस के आप आंसर दे लीजिए। अब मैं इनके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर्स बताती हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट है, टिग्रे रीजन रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इथोपिया। इसके बारे में हम एक आर्टिकल में भी डिस्कस करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है रिगार्डिंग कंपलसरी लाइसेंसिंग, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग इज व्हेन अ गवर्नमेंट अलाउ समवन, जब यहाँ पर गवर्नमेंट किसी और को अलाउ कर देती कि आप यहाँ पर जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है उसको बना सकते हैं और यहाँ पर जो पेटेंट ओनर है उसकी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जो दूसरा स्टेटमेंट है कि WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट में इंक्लूडेड है, तो ऑफकोर्स ये WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट में इंक्लूडेड है। और जो थर्ड है कि इंडिया कंपलसरी लाइसेंसेस फ्रीक्वेंटली ग्रांट करता है, तो नहीं, इंडिया फ्रीक्वेंटली नहीं ग्रांट करता है। इंडिया ने पहला लाइसेंस ही 2012 में ग्रांट किया था। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। कंपलसरी लाइसेंसिंग, तो कंपलसरी लाइसेंसिंग वो होती है जब गवर्नमेंट लाइसेंस ग्रांट कर देती है किसी और कंपनी को या ड्रग मेकर को कि आप इसको बना सकते हो और यहाँ पर जो पेटेंट ओनर है उसकी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग इज व्हेन अ गवर्नमेंट अलाउ समवन एल्स टू प्रोड्यूस अ पेटेंटेड प्रोडक्ट और प्रोसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट ओनर। और ये WTO का जो एग्रीमेंट है ट्रिप्स, उसमें ये इंक्लूडेड है। कंपलसरी लाइसेंसिंग ग्रांट करने के बाद जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन होगी वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए होगी, एक्सपोर्ट के लिए नहीं होगी। जो पेटेंट ओनर होता है उसके यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट ने कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट कर भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो पेटेंट ओनर है उसके राइट्स होते हैं ओवर द पेटेंट। इसके अलावा पेटेंट ओनर का एक और राइट होता है, राइट टू बी पेड कॉम्पनसेशन। जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो ये मेंशन नहीं करता कि कौन से कंडीशन में यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट कर सकती है। दोहा डिक्लेरेशन में डिसाइड किया गया जो गवर्नमेंट है वो फ्री है डिसाइड करने के लिए कि कब उसको लगता है कि यहाँ पर कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट करना चाहिए। तो अगर यहाँ पर गवर्नमेंट को लगता है कि नेशनल इमरजेंसी है और यहाँ पर हमें कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट करना चाहिए तो गवर्नमेंट कर सकती है। जो ग्राउंड्स है वो फ्री है, यहाँ पर गवर्नमेंट किसी भी ग्राउंड पर यहाँ पर कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट कर सकती है। 2012 में इंडिया ने अपना पहला कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट किया था और जो लाइसेंस है वो ग्रांट किया गया था इंडियन जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर नेटको फार्मा को। और कौन सी ड्रग बनाने के लिए किया गया था, तो सोराफेनिफ टोसाइलेट, ये कैंसर ड्रग है जिसको पेटेंट कर रखा था बेयर ने। तो जब गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंपलसरी लाइसेंस ग्रांट किया होगा तब बेयर से कंसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ने कंपलसरी लाइसेंसिंग ग्रांट की थी और कंपलसरी लाइसेंसिंग जो है वो ट्रिप्स एग्रीमेंट में अलाउड है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है कंपलसरी लाइसेंसिंग ग्रांट कर सकती है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसे ग्राउंड्स हैं कि यहाँ पर ज़रूरत है ग्रांट करने की। अब हम आज की न्यूज़ एनालिसिस डिस्कस करते हैं। तो मेमोज से हमें क्या बातें पता चली हैं फेसबुक के मेमोज से, तो फ्रॉम अ कांस्टेंट बराज ऑफ पोलराइजिंग नेशनलिस्ट कंटेंट, कि यहाँ पर फेसबुक पे पोलराइजिंग नेशनलिस्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रिवेल होता है। फेक और इनऑथेंटिक मैसेजिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कंटेंट है जो कि यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को डेनिग्रेट कर रहा है। और ये सारे इश्यूज़ फेसबुक के इंटरनल कमेटी मीटिंग में भी उठाए गए थे, लेकिन फेसबुक का इस पर क्या रिस्पॉन्स रहा, तो फेसबुक की रिव्यू मीटिंग में ये बोला गया नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत ही लो प्रेवलेंस है हेट स्पीच की। दूसरी बात, जो फेसबुक के AIs हैं वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हिंदी, बंगाली, और उसकी वजह से इन लैंग्वेजेस में कोई भी हेट स्पीच या कॉन्टेंट होता है तो उसको AI फ्लैग नहीं कर पाता है। लेकिन उसके बाद रिव्यू मीटिंग ने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, जो कंट्री है वो तो रिलेटिवली स्टेबल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो प्रॉब्लम है वो इंटरनल रिव्यू मीटिंग में डिस्कस होती है, लेकिन जो फेसबुक है वो डिस्कार्ड कर देता है कि ऐसी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो दीज ग्लेयरिंग गैप्स एंड रिस्पॉन्स आर रिवील्ड इन द डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो रिस्पॉन्सेज हैं कि कितना फेसबुक जो है वो पूरी तरीके से प्रॉब्लम को डिस्कार्ड कर दे रहा है, तो ये सारे हमें डॉक्यूमेंट्स में पता चले और ये डॉक्यूमेंट्स फ्रांसिस हेगर ने रिवील किए जिन्होंने विसल ब्लोइंग का काम किया है। तो दीज ग्लेयरिंग गैप्स एंड रिस्पॉन्स आर रिवील्ड इन डॉक्यूमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ द डिस्क्लोजर्स, जो कि यहाँ पर डिस्क्लोजमेंट में पता चला कि जो फेसबुक है वो कैसे काम कर रहा है और यहाँ पर कोई भी स्टेप्स नहीं ले रहा है। तो पहली रिपोर्ट थी एडवर्सेरियल हार्मफुल नेटवर्क्स इंडिया केस स्टडी, जिसमें ये पता चला जो वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के टाइम जो ज़्यादातर न्यूज़ थी फेसबुक पर वो 40% फेक थी। तो 40% पोस्टिंग्स इन वेस्ट बंगाल वर फेक और इनऑथेंटिक। दूसरी बात ये, यहाँ पर एक यूज़र को रिसर्च करने के लिए उसका डमी अकाउंट बनाया गया, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं था, कुछ भी नहीं। और उसके बाद जब फेसबुक एल्गोरिथम ने उसको जो भी यहाँ पर कंटेंट रिकमेंड किया वो हेट स्पीच, प्रोपेगेंडा और इसके अलावा
बहुत सारी डेड बॉडीज़ की उसको फोटो दिखाई गई। तो दिस रिपोर्ट नोट्स दैट इन जस्ट 3 वीक्स द टेस्ट यूजर्स न्यूज़ फीड हैज़ बिकम अ नियर कांस्टेंट बैराज ऑफ पोलराइजिंग नेशनलिस्ट कंटेंट। तो उसके यहाँ पर न्यूज़ फीड पे सिर्फ नेशनलिस्टिक कंटेंट आया, मिस इन्फॉर्मेशन आई और वॉयलेंस की ही सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की गई। तो ये हमें पता चल रहा है जो फेसबुक का एल्गोरिथम है वो यहाँ पर हेट स्पीच को प्रोपेगेट कर रहा है। और इस डमी यूज़र का ये कहना था, द टेस्ट यूजर said he or she had seen more images of dead people in the past 3 weeks than I have seen in my entire life total। इसके अलावा जो फेसबुक है वो और भी एआई, जो फेसबुक के एआई है वो अनेबल है आइडेंटिफाई करने के लिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को। इसके अलावा जो फेसबुक को बहुत कम इन्वेस्ट करता है उन टेक्नोलॉजीज़ में जो कि हेट स्पीच को और भी लैंग्वेजेस में आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये सारी प्रॉब्लम है और फेसबुक इसके लिए कोई भी स्टेप्स नहीं ले रहा है। ये हमें उसकी रिव्यू मीटिंग से पता चल रहा है, क्योंकि जो फेसबुक की इंटरनल रिव्यू मीटिंग है वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो फ्रांसिस हेगन ने डॉक्यूमेंट्स रिवील किए उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है। जो यहाँ पर सेकेंड न्यूज़ है वाइडनिंग चारधाम रोड। तो यहाँ पर इशू ये है कि चारधाम रोड को वाइडन करने की बात की जा रही है कि उसको 889 किलोमीटर का कर देना चाहिए। तो द चारधाम प्रोजेक्ट टू वाइडन 88 किलोमीटर ऑफ हिल रोड फॉर ऑल वेदर कनेक्टिविटी। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि आर्मी के क्विकर मूवमेंट के लिए ज़रूरत है कि यहाँ पर जो रोड है उसको वाइडन कर देना चाहिए। लेकिन ये जो एरिया है वो हिली है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ये क्वेश्चन पूछा है, क्या हम डिफेंस नीड्स को इग्नोर कर सकते हैं इन्वायरमेंट के लिए। तो जहाँ पर चाइना एलएसी पे बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप कर रहा है, तो क्या हम यहाँ पर इन्वायरमेंट का ध्यान रख सकते हैं डिफेंस की नीड्स को ओवर राइड करने के लिए। तो ये एक सोचने का सवाल है। तो विद द सेंटर पुशिंग फॉर इंक्रीजिंग द विथ ऑफ द चारधाम रोड इन उत्तराखंड टू अलाउ द आर्मी क्विकर एक्सेस टू एरियाज। तो यहाँ पर जो आर्मी है वो आसानी से एरिया को एक्सेस कर सके, तो यहाँ पर ज़रूरत है रोड को वाइडन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एनवायरमेंटल कंसर्न्स आ रहे हैं, तो क्या एनवायरमेंटल कंसर्न्स को ओवरराइड किया जा सकता है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर यमुना रिवर में फ्रॉथ हो गया है। अब इसका मेन रीज़न क्या है, तो फ्रॉथ इज़ अ साइन ऑफ पोल्यूटेड रिवर। तो ये जो फ्रॉथ है ये साइन है कि जो रिवर है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। स्पेसिफिकली जो फॉस्फेट्स हैं रिवर में वही फ्रॉथ फॉर्म करते हैं। जो सर्फेक्टेंट्स और फॉस्फेट्स जो डिटर्जेंट्स में होते हैं हाउस होल्ड्स में, वो डायरेक्टली वाटर में फ्लो हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अनट्रीटेड और वाटर में फ्लो हो जा रहा है और यहाँ पर फ्रॉथ देखने को मिल रहा है। लेकिन वैसे तो साल भर भी यही होता है साल भर भी ये जो वाटर में अनट्रीटेड तरीके से ही फ्लो हो रहा है, तो पूरे साल क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर फ्रॉथ, और सिर्फ इसी टाइम क्यों हो रहा है। तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो वाटर है उसका फ्लो बहुत कम है, तो वाटर फ्लो इज़ लेस। इसके अलावा जो रिवर है वो बहुत ज़्यादा लीन फेज में, जिसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स है वो डिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द ईयर में जो पोल्यूटेंट्स है वो डिजॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्रॉथ नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अभी हमें फ्रॉथ देखने को मिल रहा है। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर जो नए नेवी चीफ हैं उनका नाम है वाइस एडमायरल आर हरि कुमार। द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड विल बी द नेक्स्ट नेवी चीफ। अब यहाँ पर आंध्रा और ओडिशा के कुछ इश्यूज हैं वो देख लेते हैं। तो पहला इशू है कोटिया पंचायत। तो कोटिया पंचायत का डिस्प्यूटेड रीजन है। इस डिस्प्यूट को लेकर ये दोनों जो स्टेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में बोला ये जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं ये पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन में फॉल होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ही इसे सॉल्व करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। तो इन 2006 द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट इंटर स्टेट बाउंड्रीज डिड नॉट फॉल विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, और सिर्फ पार्लियामेंट ही इसको सॉल्व करेगा। फिर पार्लियामेंट ने इसको लेकर कोई रिजोल्यूशन पास नहीं किया। फिर यहाँ पर उड़ीसा फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया था। अब इस बार उड़ीसा क्यों सुप्रीम कोर्ट में गया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर कुछ जो विलेजेस है वहाँ पर पोल्स अनाउंस कर दिए थे, और यहाँ पर उस मैटर को लेकर उड़ीसा वापस से सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था इन दोनों स्टेट्स को कि आप इस प्रॉब्लम को बायलैटरली सॉल्व करने की कोशिश करो। तो द डिस्प्यूट ओवर द ओनरशिप ऑफ 21 ऑफ द 28 विलेजेस अंडर द कोटिया पंचायत पहली बार सुप्रीम कोर्ट में 1968 में पहुंचा। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो इंटर स्टेट बाउंड्रीज का मैटर है ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये आता पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन में, तो पार्लियामेंट को उस पर कोई रिजोल्यूशन पास करना चाहिए। पार्लियामेंट ने कोई रिजोल्यूशन उसके बाद से पास किया नहीं। फिर से यहाँ पर उड़ीसा सुप्रीम कोर्ट में गया। उड़ीसा का ये कहना था कि आंध्र प्रदेश यहाँ पर कुछ विलेजेस में पोल्स कराने की बात कर रहा है। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आप इस इशू को बायलैटरल सॉल्व कर लो। तो अब यहाँ पर बेसिकली ये जो स्टेट्स हैं दोनों ये लोग बायलैटरल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और इशू है आंध्रा और उड़ीसा में, वो इशू है निरादी बराज का। तो यहाँ पर जो आंध्रा गवर्नमेंट है वो चाहती है कि निरादी बराज बनाया जाए ओवर द वामसाधरा रिवर, लेकिन उड़ीसा का ये कहना है नहीं, आप इस बराज को मत बनाओ। ये जो वामसाधरा रिवर है ये 154 किलोमीटर उड़ीसा में लाई करती है और 82 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में लाई करती है। फिर इस इशू के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, वामसाधारा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, जो कि 2010 में बनाया गया था। 2017 में इसने अपनी रूलिंग दी, और 2017 में इस ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि आंध्र गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया था कि आप यहाँ पर बराज बना लो, और उड़ीसा को ये भी बोला था कि आप 106 एकड़ और लैंड को एक्वायर करके यहाँ पर आंध्र गवर्नमेंट को दे दो। लेकिन उसके बाद यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट ने कोई भी लैंड एक्वायर नहीं किया और आंध्र प्रदेश को कुछ भी नहीं दिया गया। तो बेसिकली इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन अब दोनों स्टेट्स कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपने प्रॉब्लम इशूज़ को बायलैटरली सॉल्व करें।
अब यहाँ पर केरला का ये कहना है कि एक नया डैम बनाने की ज़रूरत है क्योंकि जो मुल्लापेरियार डैम है वो बहुत पुराना हो चुका है। तो द केरला गवर्नमेंट बैक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू डैम डाउन स्ट्रीम मुल्लापेरियार, और तमिलनाडु कह रहा है नहीं, इस जो मुल्लापेरियार डैम है उसको ही रहने दो, नया स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मुल्लापेरियार डैम है वो पेरियार रिवर इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला पे बनाया गया है, और ये जो डैम है इसको तमिलनाडु मेंटेन करता है। ये डैम है केरला में लेकिन इसको तमिलनाडु मेंटेन करता है। बाकी इसका जो रिवर, फॉर एग्जांपल जो मुल्लापेरियार डैम है उसका रिजर्वायर का क्या वाटर लेवल होना चाहिए, तो यहाँ पर 139.5 फीट बोला गया है। तो हियरिंग द पिटिशन द टॉप कोर्ट इन October 28 डायरेक्टेड दैट द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर शुड नॉट बी मेंटेन नॉट अबव 139 फीट। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं कि वाटर रिजर्वायर का क्या लेवल होना चाहिए, बस ये आपको पता होना चाहिए मुल्लापेरियार डैम इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ केरला, और इसको मेंटेन करता है तमिलनाडु, भले ही ये जो डैम है ये केरला के रीजन में है। अब सीआरपीएफ में ये देखा गया है कि सीआरपीएफ में जो सुसाइड रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नया स्टेप लिया गया कि चौपाल्स बनाए जाएंगे। तो अलार्म्ड एट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सुसाइड्स, तो यहाँ पर देखा गया कि सीआरपीएफ में सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ने डिसाइड किया है कि हम एक कल्चर प्रमोट करेंगे कि जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करें, सीआरपीएफ पर्सनल एक दूसरे से बात करें, अपने फैमिली इश्यूज़ डिस्कस करें, यहाँ पर इलनेस डिस्कस करें, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करें, ताकि जो स्ट्रेस है वो बिल्डअप ना हो, और अगर एक दूसरे से थॉट्स को शेयर करते रहो तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर चौपाल्स बनाए गए हैं, यहाँ पर हर रैंक के ऑफिशियल एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, सिविलियन ड्रेस में बेसिकली सब लोग एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो सोशली ये अज्यूम किया जाता है जो मैन होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और उनको रोने की ज़रूरत नहीं, उनको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, कि मैन आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी क्राई, जिसकी वजह से इस सोसाइटल इमेज को कन्फर्म करने की वजह से जो मेल पर्सनल है वो ज़्यादातर अपनी वरीज़ को शेयर नहीं करते, यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं करते। उनको ऐसा लगता है अगर वो शेयर करेंगे तो उनको कमज़ोर माना जाएगा। लेकिन अब इस मिथ को बस्ट करने के लिए यहाँ पर चौपाल बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग एक दूसरे से आपस में बात करेंगे, सीआरपीएफ पर्सनल अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, ताकि जो स्ट्रेस है वो बिल्डअप ना हो सके और यहाँ पर जो सुसाइड रेट्स हैं वो कम हो सकें। आगे हम चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो डेथ पेनल्टी है वो सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही दी जाती है। तो यहाँ पर जो एक इंसान था उसकी डेथ पेनल्टी को कम्यूट कर दिया गया। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे कम्यूटेड द डेथ पेनल्टी इम्पोज्ड ऑफ ए मैन कन्विक्टेड फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ ए 5 year old टू लाइफ। अब इट वॉज नॉट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, इसीलिए ज़रूरत नहीं है कि अपीलेंट का पूरी तरीके से एलिमिनेशन हो जाए, और यहाँ पर इसकी डेथ पेनल्टी को, कैपिटल पनिशमेंट को कम्यूट कर दिया गया है। आगे हम चलते हैं। इंडियाज़ ग्रीन ट्रांजिशन, तो यहाँ पर हमने नेट जीरो का टारगेट देकर आए हैं 2070 का ग्लासगो में। इसके अलावा और भी कुछ कमिटमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 1 बिलियन टन रिडक्शन करेंगे कार्बन एमिशन में। दूसरी बात, जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी उसको हम 500 गीगावाट कर देंगे। जो 50% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो हम रिन्यूएबल से जनरेट करेंगे। तो ऐसे हम कुछ यहाँ पर अपने टारगेट्स देकर आए हैं। अगर एमिशंस इसी रेट से बढ़ते रहे जिस रेट से बढ़ रहे हैं तो 2100 तक लगभग हम अपना 10% जो रियल जीडीपी पर कैपिटा है उसमें फॉल कर जाएंगे। तो इंडियाज़ रियल जीडीपी पर कैपिटा कुड फॉल बाई 10% बाई 2100। अब इंडिया की ट्रेडिशनल पोजीशन ये थे कि इंडिया को फोर्स ना किया जाए यहाँ पर नेट जीरो देने के लिए। तो इंडियाज़ ट्रेडिशनल पोजीशन हैज़ बीन कि जैसे कि हमारा पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है, ग्लोबल एवरेज से भी सिर्फ 1/3 हमारा पर कैपिटा एमिशंस, वैसे एब्सोल्यूट में हम 3rd नंबर पे आते हैं लेकिन पर कैपिटा एमिशन हमारा बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें फोर्स ना किया जाए यहाँ पर कोई भी टारगेट देने के लिए, और ऊपर से हमें पॉवर्टी से भी फाइट करना। अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो तो उनका डेवलपमेंट हो चुका है, तो उनको फोर्स किया जाए कि वो अपने क्लाइमेट टारगेट्स दें। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पर क्लाइमेट टारगेट्स देने के लिए फोर्स ना किया जाए, ऐसा हमने कहा था। लेकिन उसके बाद भी हमने 2070 का हमने टारगेट दे दिया कि 2070 तक हम यहाँ पर नेट ज़ीरो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। इसके अलावा इंडिया ने NDCs जो भी दिए थे, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में, उसमें हमने काफ़ी अपने टारगेट्स फुलफिल भी कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक टारगेट ये दिया था कि 40% जो हमारी इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से आएगी 2030 तक, लेकिन हमने इसको 2021 में ही 39% जो हमारी इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से आ रही है। तो हम काफ़ी जल्दी अपने टारगेट्स को फुलफिल भी कर रहे हैं। तो इंडिया की अब जो नेट ज़ीरो अप्रोच है उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर हम 2070 तक नेट ज़ीरो न्यूट्रल होना चाहते हैं, नेट ज़ीरो कार्बन न्यूट्रल। तो पहला स्टेप ये, जो फॉसिल फ्यूल से हमारी एनर्जी जनरेट हो रही है तो फॉसिल फ्यूल का जो शेयर है उसको 85% से कम करके 20% पर लाना पड़ेगा 2070 तक। दूसरी बात, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, कार्बन कैप्चर स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। अभी तक जो भी हमारे डेवलपमेंट हुआ है और जो भी हमें इंडिया के कैपिटल स्टॉक दिख रहा है, तो 2040 में जो हमें कैपिटल स्टॉक दिखेगा लगभग 60% अभी बिल्ड होना बाकी है। तो हम कोशिश करें जो हम आगे का 60% बिल्ड करने वाले हैं वो सस्टेनेबल वेज की हेल्प से बिल्ड करें। बाकी अगर हम ग्रीन
ग्रीन इकोनॉमी में ट्रांजिशन करेंगे तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे उनके ऊपर एक ग्रीन स्टैंप लग जाएगा। अब हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर ग्रीन स्टैंप लग जाएगा तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये कार्बन टैक्स लगाते हैं कि आपने ज़्यादा एमिशन करके प्रोडक्ट बनाया तो आपके ऊपर कार्बन टैक्स लगेगा। तो जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो महंगा हो जाता है और जो प्रोडक्ट है वो उनकी मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाता। लेकिन अगर इंडिया ग्रीन इकोनॉमी की हेल्प से कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा तो यहाँ पर ग्रीन स्टैंप लग जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन पर कार्बन टैक्स नहीं लगेगा और हमारे प्रोडक्ट सस्ते दिखेंगे। दूसरी बात, जो रिन्यूएबल सेक्टर है वहाँ पर अच्छी खासी जॉब्स जनरेट होने वाली हैं। 2050 तक तो लगभग 2 से 2.5 मिलियन तक यहाँ पर एडिशनल जॉब्स जनरेट होगी अगर हम रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ मूव करेंगे, और इसकी वजह से 3 मिलियन जॉब्स यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर में जनरेट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो कोल में काम करते हैं लोग तो उनकी जॉब्स भी तो चली जाएंगी। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि कोल में लोग जो काम करते हैं उनकी जॉब चली जाएंगी, भले ही यहाँ पर जो रिन्यूएबल सेक्टर है वहाँ पर जॉब्स जनरेट होंगी, लेकिन इन प्रोपोर्शन यहाँ पर देखा गया है कि रिन्यूएबल सेक्टर से ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगी। और हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो हमें यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को फाइनेंस देने की ज़रूरत है ताकि वो ग्रिड बना सकें रिन्यूएबल एनर्जी को स्केल अप करने के लिए। और यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन करने की बात की गई है कि डिस्कॉम्स को यहाँ पर प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, उनके लॉसेस को कम करने की बात की गई, स्मार्ट मीटरिंग होनी चाहिए। बाकी अगर हमें ग्रीन ट्रांजिशन करना है तो उसके लिए हमें स्टेट लेवल पे जो फेडरलिज्म का प्रोसेस है उसको और ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मल्टी स्टेज प्रोसेस होने वाला। अगर हम ग्रीन ट्रांजिशन करने वाले हैं तो यहाँ पर स्टेट्स के कोलैबोरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम ट्रांजिशन करने की बात करें, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल से हम जाने की बात कर रहे हैं रिन्यूएबल्स की तरफ, तो बीच में कुछ ऐसे बम्पी टाइम होगा जहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और उस इन्फ्लेशन को यहाँ पर टैकल करने के लिए आरबीआई को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कांस्टेंट रेट में रह सके। जो फिस्कल रेवेन्यूज़ है ऑयल और कोल से वो गवर्नमेंट को आना बंद हो जाएगा जब तक हम पूरी तरीके से यहाँ पर सेटल नहीं हो जाते जाकर ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर। तो होप इज़ दैट वंस द ट्रांजिशन इज़ कंप्लीट, लेकिन जब हमारा ग्रीन इकोनॉमी का पूरी तरीके से ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी मैक्रो वेरिएबल्स है, इन्फ्लेशन, रेवेन्यू, वो सब सेटल हो जाएगा और जो जीडीपी ग्रोथ है वो हमें इम्प्रूव भी होगी, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के साथ होगी वो जीडीपी ग्रोथ, और स्टेबिलिटी के साथ होगी। तो ज़रूरत है कि हम यहाँ पर नेट जीरो कार्बन न्यूट्रल हों, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो, और सारे यहाँ पर जो कंसर्न्स हो उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर पहला क्लाइमेट पेशेंट आया है, तो इट्स ऑफिशियल क्लाइमेट चेंज इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पर कैनेडियन नेशनल है जो कि यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया का रहने वाला था। तो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का ही एक प्रोविंस है और ही इज सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की इवेंट की वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। अब डिजिटल एज वाइट मेंस बर्डन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेसबुक में एक रिसर्चर ने डमी अकाउंट बनाया था और उसको यहाँ पर फेसबुक एल्गोरिथम में सब कुछ पोलराइजिंग नेशनलिस्ट कंटेंट शो किया, मिस इन्फॉर्मेशन और ऐसा कंटेंट जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को डेनिग्रेट कर रहा था। फिर फ्रांसिस हेगन ने ये सारी बातें रिवील की डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, और हमें ये भी इन्फॉर्मेशन पता चली कि जो 87% फेसबुक का बजट है वो सिर्फ यूएस में हेट स्पीच को टैकल करने के लिए यूज़ होता है, और 13% जो बजट है बाकी स्टेट्स के लिए सिर्फ 13% ही बचता है बाकी कंट्रीज़ के लिए। तो जो 52% रेवेन्यू फेसबुक का होता है वो यूएस और कनाडा से बाहर से आता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो फेसबुक है वो 87% जो बजट है वो यहाँ पर यूएस में ही खर्च कर दे रहा है। इसके अलावा फेसबुक के पास ऐसे क्लासीफायर्स भी नहीं हैं जो कि हिंदी और बंगाली और भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई कर सकें, और अगर उन लैंग्वेजेस में कोई भी हेट कंटेंट है तो उसको फ्लैग कर सकें। अब यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स रिवील किए गए तो उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने के लिए जो भी यहाँ पर जर्नलिस्ट थे या जो भी जर्नल थे वो सारे वेस्ट के जर्नल्स थे। यहाँ पर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उससे किसी को भी इंक्लूड नहीं किया गया, यहाँ तक कि इंडियन एक्सप्रेस को भी इंक्लूड नहीं किया गया। जब पेंडोरा पेपर्स की स्टडी की जा रही थी तो उसमें इंडियन एक्सप्रेस इंक्लूडेड था। इसके अलावा यहाँ पर जब पेगासस स्पाईवेयर की स्टडी की जा रही थी उसमें भी यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस इंक्लूडेड था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया से कोई तो इंक्लूडेड है, लेकिन फेसबुक के पेपर्स की जब कंसोर्टियम की स्टडी की जा रही तो इसमें इंडिया से कोई भी इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन उठाया, जो फॉक्स बिजनेस और ले मॉन्डे हैं क्या वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जो प्लाइट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया? नहीं, तो वो इंडिया के लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, इंडिया के जर्नलिस्ट को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है इस कंसोर्टियम की स्टडी के लिए? पहला क्वेश्चन तो ऑथर ने ये उठाया है। दूसरी बात, सो लेट मी मेक श्योर दैट आई हैव गॉट दिस राइट। 80 न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द वेस्ट, तो 18 न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन जो वेस्ट की हैं वो ही सिर्फ स्टडी करी है इस फेसबुक कंसोर्टियम को, फेसबुक की जो भी पेपर्स हैं उसकी कंसोर्टियम को, और सिर्फ 2 नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है इसमें से, एक फ्रांस के एक जर्मनी से। तो मतलब बेसिकली इंडिया और यहाँ पर साउथ एशियन कंट्री से कोई भी नहीं है। तो wouldn't the hard-working journalists who work for and spend time on the ground in the global south have some insight into the local dangers and provide context? तो हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट को
इंसाइट्स तो मिलनी चाहिए ना कि क्या डेंजर फेसबुक की वजह से हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो इंक्लूड किया ही नहीं गया। तो डिड फ्रांसिस हेगन, हर पीआर टीम, द कंसोर्टियम ऑफ मीडिया एलीट नॉट वंडर अबाउट द ऑडेसिटी ऑफ कवरिंग द रेचेडनेस ऑफ सोशल मीडिया? तो बेसिकली ये लोग क्या दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हेडलाइन है डिजिटल एज व्हाइट मैन्स बर्डन। तो यहाँ पर जो स्टडी की जाएगी कि डिजिटल एज की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी कि डेवलप्ड कंट्रीज स्टडी करेंगे, हमारे जैसे कंट्रीज स्टडी नहीं करेंगे। तो इट्स हार्ड टू एस्केप द सैड लेसन्स ऑफ दिस स्टोरी। नॉट ओनली डज फेसबुक नॉट केयर इनफ टू एलोकेट, यहाँ पर जो फेसबुक है वो तो रिसोर्सेज एलोकेट करता ही नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज को। इसके अलावा जिन्होंने सोचा कि फेसबुक को क्वेश्चन करते हैं, तो यूएस लॉ मेकर्स एंड रेगुलेटर्स, विसल ब्लोअर्स, इन्होंने भी यहाँ पर साउथ एशियन कंट्रीज को कोई यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दिए। तो यूएस लॉ मेकर्स एंड रेगुलेटर्स, द विसल ब्लोअर्स एंड द मीडिया विद प्रिविलेज एक्सेस डू नॉट सीम टू केयर मच फॉर देम आइदर। तो ये लोग भी हमारे लिए केयर नहीं कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पर हमारे जर्नलिस्ट को यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं दी गई कि वो भी इनको स्टडी करें, इस फेसबुक पेपर्स कंसोर्टियम को स्टडी करें। तो फेसबुक ने अपने आप को पूरी तरीके से एक पोस्ट कॉलोनियल पावर बना लिया है, और वो बहुत कम पैसे और रिसोर्सेज खर्च करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, और डेवलपिंग कंट्रीज से कमाते बहुत ज़्यादा हैं। तो दे स्पेंड प्रेशियस लिटिल इन टाइम और रिसोर्सेज टू ट्रूली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी और लोकल कॉन्टेक्स्ट की प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर वॉल स्ट्रीट के जर्नलिस्ट नहीं समझ सकते, वो इंडिया के जर्नलिस्ट ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के जर्नलिस्ट को इंक्लूड करने की ज़रूरत थी अगर आप यहाँ पर फेसबुक पेपर्स कंसोर्टियम की स्टडी कर रहे हो। अब इथोपिया की यहाँ पर बात की गई, तो इथोपिया में चल रहा है सिविल वॉर। द ओनली कंट्री इन अफ्रीका नेवर टू हैव बीन कॉलोनाइज्ड। इथोपिया ऐसा ही एक ही कंट्री जो कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुआ है, लेकिन अब वहाँ पर ब्रूटल डिवाइसिवनेस है। यहाँ पर जो टिग्रे फोर्सेज हैं, टिग्रे फोर्सेज ने अपने आर्च एनिमी के साथ लिंकअप कर लिया, जो कि ओरोमो लिबरेशन आर्मी, और ये काउंटर करना चाह रहे हैं इथोपियन गवर्नमेंट को। अब इथोपियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर लिंक कर लिया एरिथ्रिया के साथ। तो एक तरफ हो गया इथोपियन गवर्नमेंट और एरिथ्रिया, और दूसरी तरफ हो गए टिग्रे फोर्सेज और ओरोमो लिबरेशन आर्मी। अब ये दोनों आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर जो पीएम है इथोपिया के, एबी अहमद, वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, कि वो नहीं कह रहे हैं कि वो टिग्रे की लीडरशिप से बात करेंगे। यहाँ पर जो टिग्रे है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, एडेट्स, ये जो एबी अहमद है। तो बेसिकली कोई भी किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर यूएन ने बोला है कि जल्द से जल्द सीज फायर होना चाहिए, लेकिन सीज फायर नहीं हो रहा है। However, the failure of negotiations and efforts थ्रू स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स लेड टू द बिलीव दैट एबी एंड हिज पार्टी, तो एबी अहमद और उनकी पार्टी जो है वो टीपीएलएफ की लीडरशिप से बात नहीं करना चाहते, नेगोशिएट नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ जो टीपीएलएफ की लीडरशिप है वो एबी से बात नहीं करना चाहती। तो कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहती है, सीज फायर हो नहीं रहा है। अब फंडामेंटल इशू जो है जिसकी वजह से पूरा सिविल वॉर हुआ है वो है एथनिक फेडरलिज्म। तो यहाँ पर एथनिक फेडरलिज्म का जो इशू था 1995 कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर जो एबी अहमद की गवर्नमेंट है वो चाह रही थी कि एथनिक फेडरल प्रिंसिपल को हटा दिया जाए। तो एफर्ट्स टू अंडू द एथनिक फेडरल प्रिंसिपल एंड मूव टुवर्ड्स अ सेंट्रलाइज प्रॉस्पेरिटी पार्टी कॉज कंसर्न इन टिग्रे। तो उसकी वजह से यहाँ पर एथनिक फेडरल प्रिंसिपल को हटाने की बात की गई थी, जिसकी वजह से पूरा सिविल वॉर है जो शुरू हो गया। अब ये जो सिविल वॉर है थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं ताकि ये जो सिविल वॉर है कम हो सके, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कोई भी तैयार नहीं है। तो फिफ्थ, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ हेल्ड 12 मीटिंग्स। यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने लगभग 12 मीटिंग्स की हैं, लेकिन उसके बाद भी एक भी सिंगल रेजोल्यूशन नहीं पास किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ये कहना है कि अफ्रीकन यूनियन को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने दो। यहाँ पर यूएस ने सैंक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, बेनिफिट्स विड्रॉ कर लिए हैं, और यूएस के बेनिफिट्स विड्रॉ करने के बाद लगभग 2 लाख इथोपियंस जो है अपना एम्प्लॉयमेंट खो देंगे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो इथोपिया की गवर्नमेंट है, उनकी जो सरकार है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर टिग्रे की लीडरशिप से। और उसके दूसरी तरफ जो टिग्रे की लीडरशिप है वो यहाँ पर इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इन द सिचुएशन, अब यहाँ पर यूएन का यही कहना, इन दिस सिचुएशन इट इज़ बेस्ट टू अलाउ अफ्रीका टू रिजॉल्व द इथोपियन प्रॉब्लम, कि अफ्रीका को छोड़ देना चाहिए कि वो इथोपिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब यहाँ पर अफ्रीका कितनी सॉल्व करवा पा रहा है अफ्रीकन यूनियन, लेकिन जो अफ्रीकन यूनियन ने भी इनको बोला कि सीज फायर कर लो, लेकिन ये लोग इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर टिग्रे रीजन आप मैप में देख लेना कहाँ पर है, इथोपिया कहाँ पर है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रीजन, ये सब आप देख लेना। आगे हम चलते हैं। चाइना ने अपनी मोस्ट एडवांस्ड वॉरशिप पाकिस्तान को डिलीवर की है। तो बेसिकली फ्रिगेट डिलीवर की है, और इसका नाम है तुगरिल क्लास फ्रिगेट्स। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओवरऑल सिक्योरिटी पैराडाइम ऑफ द रीजन, तुगरिल क्लास फ्रिगेट्स विल स्ट्रेंथन पाकिस्तान नेवी। अब इसके अलावा क्या क्या कर रहा है चाइना और पाकिस्तान साथ में मिलकर, क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये लोग एयरफोर्स, पाकिस्तान ऑल्सो पार्टनर्स विद द पाकिस्तान एयरफोर्स टू बिल्ड JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट। तो इसके अलावा यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान मिलकर थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट बिल्ड कर रहे हैं। चाइना ने अपना पहला मिलिट्री बेस बिल्ड किया था जिबूती में, इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इन द इंडियन ओशन। फिर चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान का गोडार पोर्ट को एक्वायर कर लिया। फिर चाइना ने यहाँ पर श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट 99 ईयर्स लीज पर ले लिया। तो हमें ये पता चला जो चाइना है वो इंडियन ओशन में अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस बना रहा है, और यहाँ पर फिर ये पाकिस्तान को तुगरिल क्लास फ्रिगेट्स भी यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर
बेसिकली ये पाकिस्तान को भी इक्विपमेंट्स दे रहा है और साथ ही साथ अपनी भी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर अफ्रीका, इंडिया, इन सारी कंट्रीज़ ने बोला है, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप था, तो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप था और उन्होंने ये बोला है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लगभग $1.3 ट्रिलियन देने की ज़रूरत है इन्हें 2030 तक, तो एटलीस्ट 1.3 ट्रिलियन पर ईयर फ्रॉम 2030। तो इनको लगभग हर साल $1.3 ट्रिलियन की देने की ज़रूरत है फ्रॉम 2030। अभी कितना देते वो देखने की बात है, क्योंकि उन्होंने अभी तक $100 बिलियन भी नहीं दिया जो कि इनको देना था। तो इंडिया भी लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ का पार्ट है, अलॉन्ग विद चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस एंड अदर्स। तो यहाँ पर हमने बोला है पहले तो 2030 तक आप $1.3 ट्रिलियन दे लो, उसके बाद 2030 के बाद हर साल $1.3 ट्रिलियन दो, तो एटलीस्ट $1.3 ट्रिलियन पर ईयर फ्रॉम 2030 और मोबिलाइज ज्वाइंटली एटलीस्ट $1.3 ट्रिलियन पर ईयर बाई 2030। ठीक है, दे सेड दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ दिस अमाउंट मस्ट बी earmarked फॉर एडेप्टेशन रिक्वायरमेंट्स। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाले जब कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड देते हैं तो मेनली वो एमिशंस को कम करने के लिए देते हैं, वो एडेप्टेशन के लिए नहीं देते, क्योंकि एमिशंस कम होंगे तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इन कंट्रीज़ में अगर एडेप्टेशन के लिए वो फंड यूज़ हुआ तो इनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल climate financing is directed at projects that help in reducing emissions because the benefits of emission cuts are global। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज उनको एडेप्टेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ कर लेंगे तो उससे इन डेवलप्ड कंट्रीज़ को फ़ायदा नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये लोग बोलते हैं कि नहीं आप इन फंड्स को एमिशन को कम करने के लिए यूज़ करो। लेकिन यहाँ पर लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बोला है कि हमें कुछ फंड ईयरमार्क चाहिए एडेप्टेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए भी। तो दे सेड दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ दिस अमाउंट की, इसमें से जो $1.3 ट्रिलियन पर ईयर बाई 2030 की बात की गई है, उसमें से लगभग जो हाफ अमाउंट वो हमें चाहिए एडेप्टेशन रिक्वायरमेंट के लिए। सब हम एमिशन कट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, हमें भी तो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो कि यहाँ पर क्या क्या हमने बातें बोली। बाकी यूके ने अब कोवैक्सिन को ऐड कर लिया गया अपना अप्रूव लिस्ट ऑफ ट्रैवलर्स में, तो अब यहाँ से कोई भी कोवैक्सिन लगवा कर जाएगा तो उसको वहाँ पर मैंडेटरी क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर 17th एडिशन आई है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट, जिसको कि कंपाइल करता है बाई जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो इसमें 57 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है। कंट्रीज़ को यहाँ पर 4 से रैंक किया गया, 1 2 3 किसी को रैंकिंग नहीं दी गई है, क्योंकि किसी भी कंट्री की इतनी हाई रेटिंग्स थी नहीं कि उनको 1 2 3 रैंक किया जाए। इंडिया की पोजीशन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में है 10th और यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में है 12, और जो चाइना है उसकी पोजीशन बहुत लो है 33, इस रैंक को मेंशन भी नहीं किया गया इतना नीचे। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकलता है। तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, यहाँ पर 57 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है। इंडिया की पोजीशन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में है 12 और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में है 10th। अब यहाँ पर इसी सानिक क्या है, तो पहले तो प्लेटियोसॉरस, अ वेल नोन लॉन्ग नेक डायनासोर दैट लिव्ड इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो प्लेटियोसॉरस जो थी स्पीशीमैन था डायनासोर की, जो कि जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में कभी एग्जिस्ट किए होंगे। तो दे हैव डिटरमाइंड, तो यहाँ पर 3D प्रिंटिंग की गई और हमें उसका नाम रखा गया ईसी सानेक। ईसी सानेक जो होता है इसका क्या मतलब होता है आगे हम देखेंगे। तो 2 लेग्ड ईसी सानेक लगभग 214 मिलियन ईयर्स अगो ग्रीनलैंड में रहा करते थे, मीडियम साइज थे, लॉन्ग नेक, हर्बीवोर थे और ये सौरोपॉड्स के प्रेडेसेसर थे। अब सौरोपॉड्स क्या थे, तो सौरोपॉड्स थे लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स एवर टू लिव। अब यहाँ पर इसी सानेक का मतलब ये होता है द नेम ऑफ द न्यू डायनासोर पेज ट्रिब्यूट टू ग्रीनलैंड्स इन्यूट लैंग्वेज। इन्यूट लैंग्वेज इसका मतलब होता है कोल्ड बोन, इसीलिए इसका नाम रखा गया इसी सानेक। और इसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं इसी सानेक की, ये हैं सिमिलर टू मैक्रोकॉलम एंड ओनेसोरस, जो कि ब्राज़ील में कभी एग्जिस्ट किए होंगे 15 मिलियन ईयर्स अगो। तो आई होप आपको समझ आ गया प्लेटियोसॉरस क्या होता है। फिर यहाँ पे सौरोपॉड्स क्या होते हैं, इसी सैनेक क्या होता है, तो दे हैव नेम्ड इसी सैनेक। तो इसी सैनेक का क्या मतलब होता है, तो ग्रीनलैंड इन्यूट लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कोल्ड बोन। अब यहाँ पर जो रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है, तो दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग इन अफगानिस्तान, जिसमें चाइना और पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया, लेकिन बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और रशिया आ रहे हैं। तो आइडिया इस डायलॉग का 2018 में इंडिया ने मूव किया था कि ऐसा कुछ आइडिया होना चाहिए कि रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग होना चाहिए जिसमें हम अफगानिस्तान की सिचुएशन को डिस्कस करें, क्योंकि जो यूएस ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने पहले भी इस लेवल की मीटिंग को अटेंड नहीं किया था और अभी भी नहीं अटेंड करा, लेकिन चाइना ने इससे पहले रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग जो इससे पहले 2 ईरान में हुए थे वो चाइना ने अटेंड किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको भी अटेंड नहीं किया था। इसलिए चाइना को ये भी अटेंड करना चाहिए था, लेकिन चाइना ने अटेंड नहीं किया। तो बेसिकली ये दिखाता है जो चाइना और इंडिया के यहाँ पर गलवान वैली में इश्यूज़ हैं उसकी वजह से यहाँ पर जो चाइना है इसको अटेंड नहीं कर रहा है। अभी मैटर क्यों करता है, द मीटिंग इज़ बीइंग होस्टेड बाय द नेशनल काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, और ये NSA को बेसिकली रिपोर्ट करता है ये जो सेक्रेटेरिएट है। तो ये जो लेवल है ये सिक्योरिटी लेवल पर हो रही है,
ये जो मीटिंग है सिक्योरिटी लेवल पर हो रही है। इसके अलावा अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर और भी प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस और द मॉस्को फॉर्मेट। तो ये जो मीटिंग है डिप्लोमेट्स के अमंग नहीं है, ये जो मीटिंग है ये है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स के हेड के अमंग। तो यहाँ पर जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइसर, वैसे ही और भी कंट्रीज़ के यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइसर होंगे, सिक्योरिटी हेड्स की बात की गई है। अब चैलेंजेस क्या हैं, तो चैलेंजेस वही अफगानिस्तान से जो टेररिज्म है, रेडिकलाइजेशन है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है, ड्रग प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग, और यहाँ पर जो यूएस वेपन्स छोड़कर गया है उसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। चाइना और पाकिस्तान ने यहाँ पर मीटिंग में आने से मना कर दिया, लेकिन चाइना ने बोला है कि हम बायलैटरल रिलेशंस का हिस्सा बनते रहेंगे। अगर यहाँ पर अफगानिस्तान की सिचुएशन में कोई इंडिया डायरेक्टली चाइना से बात करना चाहता है तो चाइना उसके लिए तैयार है। यहाँ पर जो पाकिस्तान है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की वजह से, जो तालिबान को शेल्टर किया इतने साल तक वो पाकिस्तान ने ही शेल्टर किया है। तो यहाँ पर जब अमेरिका का वॉर ऑन टेरर चल रहा था अफगानिस्तान के ऊपर, तो यहाँ पर जो तालिबान को शेल्टर करने वाले लोग थे पाकिस्तान ही था। बाकी यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट दिया नहीं। जब मीटिंग हो जाएगी तो उसके बाद जो भी डिस्कशन होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर जो श्रीनगर उसको इंक्लूड कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। तो श्रीनगर ऑन मंडे बिकेम वन ऑफ 49 सिटीज़ वर्ल्ड वाइड टू जॉइन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो अब जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की लिस्ट हो चुकी है 295 सिटीज़ फ्रॉम अक्रॉस 90 कंट्रीज़। अब यहाँ पर सिर्फ श्रीनगर से पहले और भी यहाँ पर जो सिटीज़ हैं वो इंक्लूड हो चुके हैं, तो पहले हम उनके नाम देख लेते हैं। इस बार हमने 2 नाम भेजे थे, श्रीनगर और ग्वालियर, लेकिन सिर्फ श्रीनगर यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। तो इससे पहले मुंबई फिल्म के लिए, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए, चेन्नई म्यूज़िक के लिए, वाराणसी म्यूज़िक के लिए, जयपुर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, और जो श्रीनगर है वो भी क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए ही इंक्लूड हुआ। तो अब बेसिकली हमारे 6 यहाँ पर सिटीज़ हो चुकी हैं जो कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की लिस्ट में आ चुके हैं। आर्ट और क्राफ्ट जो श्रीनगर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एंटायर जो सेंट्रल कश्मीर है वो जाना जाता है क्राफ्ट ट्रेडिशन के लिए। यहाँ पर पश्मीना शॉल बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर जो पेपर पल्प से कलरफुल यूटिलिटी और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वॉलनट ट्रीज से जो इंग्रेविंग्स की जाती है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसकी वजह से यहाँ पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में यहाँ पर श्रीनगर को इंक्लूड कर लिया गया है। अब डॉजियर सेड दैट इट इज़ एक्सपेक्टेड, अब यहाँ पर जब यूनाइटेड क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का यहाँ पर जब टैग मिल गया है तो उसकी वजह से ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगी श्रीनगर को, और इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे और ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे। तो श्रीनगर ऑन मंडे बिकेम वन ऑफ 49 सिटीज़ वर्ल्ड वाइड टू ज्वाइन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। तो बस आपको ये पता होना चाहिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में अब 6 यहाँ पर सिटीज़ आ चुके हैं इंडिया के, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, वाराणसी, जयपुर। तो यहाँ पर जो जयपुर और श्रीनगर है ये क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए, वाराणसी म्यूज़िक के लिए, चेन्नई भी म्यूज़िक के लिए। तो 2 म्यूज़िक के लिए, 2 क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए, 1 फिल्म के लिए, मुंबई फिल्म के लिए, वो तो पता ही है, और हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए। तो हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। सीमेंटिंग जीज बिड फॉर अ थर्ड टर्म। तो यहाँ पर जो जी जिनपिंग है उनका थर्ड टर्म अगले साल से शुरू हो जाएगा। अब सीसीपी प्लेनम, तो सीसीपी प्लेनम का मतलब मीटिंग, ये लोग मीटिंग करते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मीटिंग होती है कि ये लोग आगे के बारे में रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो बेसिकली 6th प्लेनम में ये लोग एक रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं। तो जीस इज एक्सपेक्टेड टू अनवील हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन टाइटल रेजोल्यूशन ऑफ द सीसीपी सेंट्रल कमेटी। ये कोशिश करेंगे जो भी इन लोगों ने अचीवमेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे, और पार्टी के सेंचुरी ऑफ स्ट्रगल में क्या हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस था उसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर जो जी हैं इन्होंने 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन बदलवा दिया था, और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये बोला था जो चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टर्म लिमिट थी प्रेसिडेंसी को, उसको रिमूव कर दिया था ताकि ये जो जी जिनपिंग है वो अपना थर्ड टेन्योर भी आगे बढ़ा सकें। तो ये बेसिकली लाइफ टाइम के लिए बन चुके हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्होंने पूरा टेन्योर तो रिमूव करा दिया, टर्म भी रिमूव करा दिया। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कैप्टिव माइंस की बात की गई। तो कैप्टिव माइंस क्या होती हैं? तो कैप्टिव माइंस आर द माइंस जो कि कंपनीज के द्वारा ओन की जाती हैं, और इससे जो भी प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ द कंपनी के लिए ही होता है। तो यहाँ पर कंपनी के द्वारा ओन की जाती है, और इससे जो भी प्रोडक्शन होता है सिर्फ एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ द कंपनी के लिए ही होता है, वो उसको ओपन मार्केट में नहीं बेच सकते। लेकिन अब कैप्टिव माइनर्स को ये बोला गया कि आप अपना 50% ऑफ आउटपुट ओपन मार्केट में सेल कर सकते हो। तो द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड कैप्टिव माइनर्स टू सेल 50% ऑफ द मिनरल्स प्रोड्यूस फ्रॉम द माइंस, और इसके लिए अमेंड कर दिए गए हैं मिनरल्स रूल्स 2021। इसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट 1957 में अमेंडमेंट करके ये बोला गया था जो एंड यूज़ माइंस पे कर्व लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से रिमूव कर दिए गए हैं। तो जिस तरीके से वो यूज़ करना चाहें उसको कर सकते हैं। इससे पहले एंड यूज़ ऑफ माइंस पे कर्व लगाए गए थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो भी माइनिंग होती है, और अगर जो माइनिंग है वो उस ग्रेड की ना हो जिस ग्रेड की कंपनी को ज़रूरत है, तो उस जो भी इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया वो बेसिकली ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। तो एडिंग इफ अ प्लांट इज सेटअप टू यूज़ अ सर्टेन ग्रेड ऑफ मिनरल, तो यहाँ पर अगर कंपनी को किसी सर्टेन ग्रेड ऑफ मिनरल की ही ज़रूरत है लेकिन एक्सट्रैक्शन में वो ग्रेड ऑफ मिनरल नहीं मिला, तो बेसिकली क्या करना पड़ता, उनको फेंक देना पड़ता था, डंप कर देना पड़ता था उस एक्सट्रैक्शन को। लेकिन अब बेसिकली वो उस एक्सट्रैक्शन को मार्केट में जाके बेच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर रूल्स को चेंज कर दिया गया, और जो कैप्टिव माइनर्स है वो यहाँ पर 50% अपने आउटपुट को सेल कर सकते हैं। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.